चल देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नीट के स्पेशल तरीके के लेक्चर की, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी 11th और 12th पूरी कवर करने जा रहे हैं। उनकी जितनी भी डेट्स दी हुई हैं, जितने भी सन दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चल तेजी से शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले ये आपके एनसीईआरटी के 11th 12th दोनों को मिला के है, जहाँ जहाँ पे जो जो है उसको देखते हैं। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस बताया। डीएनए को क्या बताया? डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस किसने बताया था? फ्रेडरिक मिशर ने बताया था 1869 में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, और इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? न्यूक्लिन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई डीएनए की डिस्कवरी के बारे में। इसके बाद 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दे दिया। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दे दिया इन्होंने। ठीक है, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था इन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या निमोकोकस के ऊपर किया था। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाला जो कुछ भी था वही था। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो था जेम्स वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है वो एक टर्न, जो एक हेलिक्स का एक टर्न होता है वो कितने का होता है? डीएनए के एक हेलिक्स का जो टर्न होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, और दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी जो होती है, और एक टर्न में कितने 10 होते हैं बेस पेयर, और दो बेस पेयर के बीच की दूरी 34/10 हो जाएगी, इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम रहती है। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर की बात नहीं कर रहे, एंगस्ट्रॉम में बात करिए। नैनोमीटर में एक पॉइंट होता है, किसका लेना? बस 0.34। अब डीएनए की डिस्कवरी के ऊपर जो बात चली, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसमें 1928 पहला सन, 1933 से 1944 तक तीन साइंटिस्ट आए, एवरिंग, मैक्लियोड और मैकार्थी। इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने कहा कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, जो हीट किल्ड एस वाले के अंदर है। लेकिन एवरे, मैक्लियोड और मैकार्थी ने यह बता दिया कि वो चीज क्या थी जिसने इसको ट्रांसफॉर्म किया था? वो डीएनए था, और उसका अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। किसने? एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने इन 1952। ये डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल में ये तीन सन आपको याद रखना होते हैं। इसके बाद डीएनए के जेनेटिक मटेरियल है, ये बात पता चल गई। मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल, मिशेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो कब किया था? 1958 में मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने इसका एक्सपेरिमेंट किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये तो बात इन्होंने करी थी जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया था इन्होंने, ई कोलाई। लेकिन अगर इसी सन की बात करें, एक पॉइंट यहां छूटा हुआ है, इसी सन की बात करें तो हाँ, विसिया फेबा के ऊपर किसने करा था? टेलर साहब थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? विसिया फेबा बीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक यूकैरियोटिक सेल थी, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, किसने बताया? मिशेल्सन और स्टॉल ने। कौन से सन में? 1958 में। और इसी सन में टेलर साहब ने क्या बताया? फेबा बीन यूकैरियोटिक के ऊपर बताया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, यहां से आपका पूरा रिवीजन चल रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, पूरी दोनों एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद 2009 की बात है, निरनबर्ग ने बताया जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट। 2009 ये तो नहीं हो सकता, ये गलत लिखा है 2009 में। तो यहां पे ये सन गलत होता हुआ। निरनबर्ग ने बताया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, 3-3 का सेट होता है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। निरनबर्ग ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि अगर जेनेटिक कोड एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन से है, एक से बना हुआ है, तो 2 की पावर ये हरगोबिंद खुराना ने बताया था, निरनबर्ग ने नहीं बताया 4 की पावर 1 होगी। हरगोबिंद खुराना ने बताया था जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। जॉर्ज गैमोन ने बताया था ये गैमोन, हाँ।
तो मार्शल नीरनबर्ग ने ये क्या गलत बताया? लिखा हुआ है। मार्शल नीरनबर्ग ने तो सेवेरो-ओकोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज का बताया था। ठीक है, सन क्या है इसका? इसका कोई सन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिलहाल जॉर्ज गैमो, इसको हटा देते हैं। जॉर्ज गैमो ने आपको बताया जेनेटिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, और उनका अगर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन एक एक का होता तो 4 टू द पावर 1 सिर्फ 4 ही कोडॉन होते। इन्होंने कहा कि अगर 4 टू द पावर 2 अगर दो दो का होता, ATGC का बना हुआ होता, तो कितने कोडॉन हो जाते? 16 कोडॉन होते। अगर 4 टू द पावर 3 करते हैं, 3 के सेट होते तो 64 आता, जिसमें 61 तो कोडॉन है और 3 जो है वो नॉन कोडॉन है, स्टॉपिंग कोडॉन है। तो 61 कोडॉन होता है, तो कोडॉन ट्रिपलेट होता है, यहां से प्रूव हो जाता है। ठीक है, फिलहाल इस वाले सन को हटा दीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। 1990 HGP लॉन्च हुआ और कंप्लीट कब हुआ? 2003। ये 13 साल का प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये 13 साल का प्रोजेक्ट था और ये कंप्लीट हुआ है। और इसके कंप्लीशन के बाद सीक्वेंस जो बताए गए, पहला क्रोमोसोम जो था उसके सीक्वेंस सबसे ज्यादा पता चले, और वो कब कंप्लीट हुए सीक्वेंस कंप्यूटर के ऊपर लिखना? 2006 में ये काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 कंप्लीशन कब हुआ? 2006 में हुआ। ये 2009 वाला हटा दीजिएगा। 1984 में एलेक जेफरी आए, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया 1984 में। 1981 में एड्स के बारे में पता चला, एड्स वायरस के बारे में पता चला सबसे पहली बार। 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया। आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपका गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान है, जहां सीवेज ट्रीटमेंट की बात होती है। 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने और फॉरेस्ट ने मिलकर क्या करा? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया। और इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, इसके अंडर में क्या कहा इन्होंने कि गंगा और यमुना में बहने वाला जो पानी सीवेज जा रहा है, पहले उसे एसटीपी से गुजरना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, उसके बाद ही वो पानी, ट्रीटमेंट के बाद ही वो पानी गंगा और यमुना में छोड़ा जाएगा। गंगा एक्शन प्लान 1985 और यमुना 1993। यमुना कब है? 1993 में। 1993। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1993 यमुना एक्शन प्लान। ये किसने, दोनों प्लान किसने मिलकर बनाए थे? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने। ठीक है, 1985 और 1993। चलिए आगे आते हैं। 1972 स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बात करी। क्या आप हमें बता सकते हैं फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया था और उसे बैक्टीरिया से इकोलाई से मिला दिया था। ठीक है, और ये इसके बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन और वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड, दोनों को मिला के फिर इकोलाई के अंदर डाला था, उसके अंदर भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ गया था। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, हम यहाँ इस वीडियो में सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं सन के ऊपर। तो पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। और कब बनाया? 1972 में। 1968 में स्मिथ, विल्सन और कैली ने आइसोलेशन किया किसका? हिंद फर्स्ट का। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हिंद सेकंड। आपने देखा पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था वो कब? 1968 में। किसने? विल्सन और कैली ने ये किया था। याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं नीट में। 1963 की बात करें तो लेनिन और आर्बर ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में नाम दे दिया और इसकी डिस्कवरी कर दी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी। पहला आइसोलेशन कब हुआ? हिंद सेकंड का हुआ। किसने किया? विल्सन और कैली ने। डिस्कवर किसने किया था? लेनिन और आर्बर ने किया था। 1983 की बात करी जाए तो एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है और इसने क्या करा था? इसने इंसुलिन के बारे में हमें लोगों को बता दिया कि साहब इंसुलिन कैसे बनती है। पहली इंसुलिन इसने बना दी और जो ब्रांड था वो ह्यूमुलिन के नाम से बेचा।
इसने ए चेन और बी चेन को अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराया, ए और बी चेन को, और दोनों को जोड़ दिया, और ये हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई ए और बी चेन आ गई, जिसे हमने इंसुलिन का नाम दे दिया। ए चेन 21 अमीनो एसिड की और बी चेन 30 अमीनो एसिड की थी। ठीक है, और ये पहला ब्रांड में किस ट्रेडमार्क से बिका? ह्यूमुलिन ट्रेडमार्क के नाम से बिका है, ह्यूमुलिन। क्लियर है? किसने करा था ये? 1983 में एली लिवी ने। देखिए सन याद रखिएगा, इन सनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते भी चाहिए, अगर आपका दिल करे तो लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं 1990 की एडीए डिफिशियंसी। फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी 1990 में एडीए डिफिशियंसी, 4 साल की एक बच्ची में एडीए की डिफिशियंसी देखी गई, और उसके लिए उन्होंने ये काम शुरू किया। ट्रेडिशनल मेथड क्या हुआ करते थे एडीए डिफिशियंसी के? ट्रेडिशनल मेथड में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता था या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हुआ करती थी, ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे। और फिर आगे जीन थेरेपी में उन्होंने कहा कि उसकी लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से उसके डब्ल्यूबीसीज को हम जो है या ल्यूकोसाइट्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे और वो वापस से डाल देंगे। बेसिकली एडीए डिफिशियंसी जो है, इसमें क्या होता है, इसकी इम्यूनिटी में कमी आ जाती है, वो इम्यूनिटी नहीं बन पाती क्योंकि एडीए का जीन ही नहीं बन रहा है, और इसको हमने वापस से ट्रांसफर, तो इसमें क्या होता था, लगातार इन्फ्यूजन करना पड़ता था क्योंकि डब्ल्यूबीसीज जो है वो 1-1.5 हफ्ते या 1 महीने में खत्म हो जाती थी। तो ये एक बड़ा बेकार प्रोसेस था। लेकिन अगर हम इसके एम्ब्रियोनिक पीरियड में जाके हम इसमें जीन का ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो हो सकता है कि ये परमानेंट क्योर हो जाए। ये लिखा है एनसीईआरटी में 1990 में एडीए डिफिशियंसी के बारे में। चलिए आते हैं 1997 में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की बात हुई, जो ट्रीटमेंट किसका कर रहा था, ये यूज होना था एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ 1997 में बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया? रोजी, ROSIE, रोजी। इस रोजी के जो दूध था उसके अंदर, ये गाय थी, इसके दूध जो था उसमें 2.4 ग्राम इनरिच्ड था, ये ह्यूमन प्रोटीन से इनरिच्ड था, और इसमें अल्फा एंटीट्रिप्सिन नाम का एक और सब्सटेंस मिलता था जिसका ट्रीटमेंट कर सकते थे, जिससे हम किसका? एम्फाइसीमा का। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे एम्फाइसीमा क्या करता है, एम्फाइसीमा होता क्या है, किससे होता है। आपकी ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 12th क्लास की, एम्फाइसीमा कोई डिजीज कॉज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट ऑन बासमती राइस। बासमती राइस हमारे यहाँ का था, फोक में, हमारे कथाओं में ये जो है बहुत ज्यादा प्रचलित था कि बासमती राइस से ये होता है वो होता है। इसकी बहुत ज्यादा वैरायटी भी मिलती थी, लेकिन किसने इसे अपने यहाँ पेटेंट कर लिया? अमेरिकन कंपनी थी, 1997 में पेटेंट कर लिया। ठीक है, 204 की बात करें, 2004 IUCN। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 2004 का डेटा IUCN का, जो रेड लिस्ट उसने निकाली थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ। 1992 में अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट हुई थी 1992 में। 1974 में आपका वाटर एक्ट आया था, 1974 में ही आपका चिपको मूवमेंट चला, 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया, 1951 में फैमिली प्लानिंग, इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने फैमिली प्लानिंग के बारे में 1951 में पहली बार कदम रखा और लोगों को जागरूक किया कि घर में 2 बच्चे ही अच्छे। ठीक है, हम 2 और हमारे 2। 1866 में हेंकिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्स बॉडी की डिस्कवरी करी, और यही आगे चल के एक्स क्रोमोसोम बना। आप हमारी इसकी डिटेल वीडियोस देख सकते हैं, YouTube के ऊपर पड़ी हुई हैं, बट यहां हम एनसीईआरटी बेस्ड नीट स्पेशल तरीके से हम आपको कुछ चीजें क्रैक कर रहे हैं। 1991 में हेंकिंग ने ये काम कर दिया। 1966 में डाउन सिंड्रोम के बारे में पता चला। लिंकन डाउन थे, इसे डाउन सिंड्रोम या एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम आप बताएं। मंगोलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसकी टंग जो है वो फरो हो जाती है, मुंह अजीब सा हो जाता है। हाँ, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के? फिजिकल और साइकोमोटर रिटार्डेड हो जाते हैं।
और 21 ट्राइसोमी होती है, 21 ट्राइसोमी। ट्राइसोमी होती है, 21वें पे ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, बाकी चीजें आप अपना देखिए एनसीईआरटी से कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं 1856 टू 1863 ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट किए लगभग 7 साल तक। भाई साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट करे किसके ऊपर? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे थे किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर करे थे, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम, जिसे हम गार्डन पी कहते हैं, और लेथाइरस ओटोरेटस ये हमारा स्वीट पी कहलाता है। चल 1990 की बात करी जाए, 1900 की बात करी जाए, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शर्मैक ने मेंडल साहब, देखिए साहब मेंडल साहब जो थे ये मर गए 1984 में, इनका देहांत हो गया 1884, दुनिया से ये चले गए। ग्रेगर जॉन मेंडल दुनिया को छोड़ के चले गए, किडनी का रोग हो गया था, मर गए थे। लेकिन कोई भी इनके एक्सपेरिमेंट्स को जान ही नहीं पाया। इन्होंने 8 पोस्टुलेट्स दे दिए थे, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि भाई कर क्या गया अपना, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स घुस गई थी। लेकिन क्या करा जाए, एरिक वॉन शर्मैक, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी व्रीज, ये 3 साइंटिस्ट थे जिनके पास इंडिविजुअली, अब ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन कौन से देश के थे। एरिक वॉन शर्मैक कौन से देश के थे, ह्यूगो डी व्रीज कौन से देश के थे, और कार्ल कोरेंस कौन से देश के थे। ठीक है, ये आप हमें अलग अलग इंडिविजुअली कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि जब ग्रेगर जॉन मेंडल मर गए, इसके 16 साल बाद इनके पेपर्स को इन्होंने स्टडी किया और अपने एक्सपेरिमेंट्स दोबारा से करे जो मेंडल ने करे थे, और हर किसी ने इंडिविजुअल अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगा दिया कि हाँ मेंडल साहब सही कह रहे थे। और कार्ल कोरेंस एक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने मेंडल के 8 पोस्टुलेट्स को क्या कर दिया था, 3 लॉ में बदल दिया। पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और तीसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए कार्ल कोरेंस ने पहले सेग्रीगेशन बताया था, लेकिन एनसीईआरटी आपकी जो मानती है हम वो बता दे रहे हैं, पहला डोमिनेंस, दूसरा सेग्रीगेशन, तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताने के लिए हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। ठीक है, चल एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो एक ही रहता है, बताएंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 रहता है। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने दिया था, कहां दिया था, साइंटिस्ट के नाम और क्या था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1971 की बात करी जाए तो एमटीपी को लीगलाइज करा गया था। 1971 में एमटीपी आपकी लीगलाइज हो गई, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये लीगलाइज हो गई। कहने लगे साहब अब जो है अगर बच्चा हो जाता है और वो विकृत पैदा हो रहा है, यानी कुछ खराबियां आ गई हैं या अनवांटेड चाइल्ड है, तो उसको मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाए। कब तक की है उम्र, कितने दिन में उसको मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं? 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 मंथ, पहले जो 3 मंथ हैं। लेकिन अगर स्पेशल केस आ जाता है तो 2 डॉक्टर की सलाह पे हम इसे 6 महीने में भी अबॉर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हमारी अगली डेट्स के ऊपर। 11th क्लास में आपने आर.एच. विटेकर का नाम सुना है। ये आर.एच. विटेकर जो हैं, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। और अब मेरा क्वेश्चन यहां पे एक आता है कि किस बेसिस पे इन्होंने ये 5 किंगडम सिस्टम दिया था। नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन से बेसिस थे जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, बताइए? सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 चीजें थी। क्वेश्चन आया था नीट में कि इनमें से किस चीज को बेस नहीं बनाया था। वो 4 ऑप्शन थे, उसमें से कौन सी चीज बेसिस नहीं थी इसके क्लासिफिकेशन की, तो आपको याद रखना है। ऐसे ही 2024 में पूछ लिया गया फंगस को इनमें से किसके बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया। तो फंगस को स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर भी क्लासिफाई किया गया है, फंगस को रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, हाइफी के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे नहीं किया गया है, फूड। ठीक है, याद रखिएगा।
चल 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। कब दिया? 1969 में। क्या हम ये बता सकते हैं पहली सेल की डिस्कवरी कब हुई? फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी हुई 1665। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। चल 1892 में दिमित्री इवानोवस्की ने नाम दे दिया वायरस। ठीक है, और वायरस को बिजरिंग साहब ने एक्सट्रैक्ट किया 1898 में। बिजरिंग साहब ने वायरस को एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कॉज इन्फेक्शन। इन्होंने कहा कि जो फंगस से जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसमें टोबैको मोज़ेक डिजीज जो हुई थी उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट से भी क्या हो सकता है? फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। कंटेजियम वीवम फ्लूडियम नाम दिया बिजरिंग साहब ने। ठीक है, 1935 में एमडब्ल्यू स्टैनली ने क्या करा था? इन्हीं वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। कहने लगा ये क्रिस्टल्स ऑफ वायरस कंटेन प्रोटीन्स। ठीक है, इसके बाद 1971 में टी.ओ. डाइनर ने वीरियोइड्स के बारे में बात करी और कहा कि जो हमारे आरएनए होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, वो हमारे वीरियोइड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, और कौन से डिजीज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। ठीक है, 1665 देखिए, अभी हमने बात करी, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। कौन से प्लांट में करी थी? ओक प्लांट में करी थी। बॉटनिकल नेम इसका क्या था? क्वेरिकस सुबेर था। ठीक है, 1974 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी जो कि एक प्रोकैरियोट थी। नाम था उसका बैक्टीरिया। ल्यूवेनहॉक साहब के ऊपर बहुत ज्यादा बातें हैं, इन्होंने काफी चीजें रिसर्च करी है। इन्होंने ह्यूमन स्पर्म की भी डिस्कवरी करी, इन्होंने हमारी आरबीसीज, ह्यूमन आरबीसीज की भी डिस्कवरी इन्होंने ही करी है। चल आगे आते हैं 1972, सिंगर और निकोलसन। गायक हैं बेचारे सिंगर और निकोलसन साहब ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बताता है कि कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। उन्होंने कहा कि हमारा जो लिपिड की बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड की, उसमें हमारा प्रोटीन्स एज आइसबर्ग घूमते रहते हैं। और यही फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन देता है ये बताएंगे अब हमें। कौन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देता है? प्रोटीन या फैट? फॉस्फोलिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देता है, इसी की वजह से ये मूव कर सकता है इधर। ठीक है, दूसरी एक खास बात, इसमें हमारे आरबीसीज का जिक्र हुआ है। ह्यूमन आरबीसीज के अंदर फॉस्फोलिपिड, लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट पूछा गया था। लिपिड और प्रोटीन का कितने परसेंट? कितना? लिपिड हमारा 40% और प्रोटीन 52% हमारा प्रोटीन है। ठीक है, ठीक है, चल इसको हम लोगों ने बात कर ली। चल आगे बढ़ते हैं 1898 कैमिलो गोल्गी साहब ने गोल्गी एपरेटस की बात करी। और गोल्गी एपरेटस को प्लांट्स में क्या कहते हैं? प्लांट्स में इसका कोई दूसरा नाम भी होता है। यस, प्लांट्स में गोल्गी एपरेटस का दूसरा नाम भी है। क्या? डिक्टियोसोम्स। ठीक है, 1953 में जॉर्ज पैलाडे साहब ने हमारे बहुत बढ़िया से सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी की जिसका नाम था राइबोसोम। राइबोसोम दो यूनिट होती हैं, स्मॉल यूनिट और लार्ज सब यूनिट। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम्स आपके मिलते हैं प्लास्टिड्स में यानी क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में और साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स में, जबकि 80S आपको मिलते हैं यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर धसे हुए। एक मिनट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये जुड़े होते हैं तो किस प्रोटीन के थ्रू जुड़े होते हैं? राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकंड। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। यहां बात आती है 1774 जोसेफ प्रीस्टले ने डिस्कवर करी। क्या? ऑक्सीजन। जोसेफ प्रीस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर की और 1770 में ही पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या करा था? इन्होंने एक मिंट प्लांट लिया था, एक चूहा लिया था और एक कैंडल ली थी और बताया था, पहले इंडिविजुअल करा था
कि पहले कैंडल को रखा और उसके ऊपर जार रख दिया, बेल जार, तो कैंडल जो थी वो बुझ गई। फिर उसके बाद चूहा रखा, थोड़ी देर बाद बेल जार उसके ऊपर रख दिया, चूहा मर गया। फिर दोनों को रख दिया और साथ में एक मिंट प्लांट छोटा सा लगा दिया, तो तीनों चीजें चलती रही, प्लांट भी जिंदा रहा और ये मोमबत्ती भी चलती रही और चूहा भी चलता रहा। तो इन्होंने कह दिया, क्या कहा, प्लांट्स रिस्टोर टू एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव्स। प्लांट्स इस एयर को में वो चीज रीस्टोर कर देते हैं जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल्स जो हैं वो हटा देती हैं, रिमूव कर देती हैं। क्लियर है? चल अब बात करते हैं आगे। ये फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स हैं। 1730 से 99 तक जैन इंगनहॉस ने जोसेफ प्रिस्टले के इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और दिन और रात में रखा। सुबह में ये काम किया और रात में काम किया। जो अभी जोसेफ प्रिस्टले ने किया था ये दिन में किया था, इंगनहॉस ने यही काम दिन में भी किया और रात में भी किया। और इन्होंने ये देखा कि रात में वो काम नहीं असर कर पा रहा था, लेकिन दिन में ये काम हो रहा था। सो he suggested that light is essential as well as green plant release oxygen. Light essential है इस एक्सपेरिमेंट के लिए और ग्रीन पार्ट जो है प्लांट्स के वो रिमूव कर रहे हैं क्या, ऑक्सीजन, क्योंकि इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया था, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। चल आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट आप पढ़िएगा क्योंकि हम आपको सिर्फ यहाँ पे रिवीजन सेशन करा रहे हैं और इसलिए हम आपको ज्यादा सन नहीं बता रहे हैं। आइए बात करते हैं जूलियस वॉन सैक की। 1860 में हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात करी, जो हमारे सिलेबस से अब हट चुका है। एनसीईआरटी में पहले था हाइड्रोपोनिक्स, पानी के अंदर पेड़ों को आजकल उगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बिना मिट्टी के पानी में ही उगा देते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और ये जूलियस वॉन सैक ने डिस्कवर करी थी 1860 में। बट अब हम लोग इसको अपनी एनसीईआरटी से हटा चुके हैं चैप्टर को ही। तो अब चाहिएगा याद करिएगा, चाहिएगा मत याद करिएगा, जहां इतने याद कर रहे हो तो एक ये भी याद कर लेना। 1854 जूलियस वॉन सैक ने ग्लूकोज जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर, यानी कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसका रिजल्ट आता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज स्टोर होता है ग्रीन पार्ट में प्लांट्स के, जो आज पता चल चुके हैं क्लोरोप्लास्ट हैं, और क्लोरोफिल जो है वो इसको बना रहा है। ठीक है, तो जूलियस वॉन सैक ने ये काम भी कर दिया। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने 1843 से 1909 तक एक्सपेरिमेंट करे, और किसके ऊपर करे थे, क्लैडोफोरा के ऊपर। और क्लैडोफोरा के ऊपर इन्होंने लाइट को डाला, स्प्लिट कर दिया, किससे, एक प्रिज्म से, और स्प्लिट करने के बाद देखा कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे थे एरोबिक बैक्टीरिया। किसके ऊपर, क्लैडोफोरा के ऊपर, क्योंकि क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम यहां से मिला जो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। तो टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने ही एक्शन स्पेक्ट्रम पहली बार बताया। क्लैडोफोरा और आपका एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया था, लाइट को स्प्लिट कर दिया था, और ब्लू और रेड रीजन में लाइट ज्यादा, वो जो एरोबिक बैक्टीरिया वो ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे थे। ठीक है, चल रिवीजन भी हो रहा है साथ ही साथ। 1897 से 1985 तक कैरोलस वॉन नेल ने एक्सपेरिमेंट किए और बताया फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी होती है और लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। 1926 ई कुरोसावा ने फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस बैकेने डिजीज, यानी जिब्रेला फ्यूजिकुराई से होने वाली जो डिजीज, जो जिब्रेलिक एसिड को डिस्कवर कर रही है। पहला फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड कौन सा था, GA, जिब्रेलिक एसिड 3। ये पहली बार 100 तक डिस्कवर हो चुके हैं। और ई कुरोसावा ने 1926 में पहली बार फुल सीडलिंग ऑफ राइस के बारे में बताया। ठीक है, ई कुरोसावा। 1955 में मिलर और उनके साथियों ने मिलकर काइनेटिन नाम के एक सब्सटेंस को निकाला। ये काइनेटिन किससे निकल रहा था, ये या तो डीएनए से निकल सकता था या कोकोनट एक्सट्रैक्ट और मिल्क, कोकोनट के मिल्क से, और किससे, एक और चीज है उससे भी, हेरिंग स्पर्म से भी निकलता है, हेरिंग स्पर्म के डीएनए से, फिश के। ठीक है, काइनेटिन ही है, साइटोकाइनेसिस
कराता था और उसका नाम काइनेटिन रखा था। 1910 में H.H. कजिन्स, इन्होंने इथाइलिन की डिस्कवरी कर दी थी, H.H. कजिन्स ने। ठीक है, तो यहां पे हमारे ईस्ट एक्सट्रैक्ट था, ठीक है, काइनेटिन। और जियाटिन के बारे में भी फिर बाद में बात हुई। जो जियाटिन है, फिर नाम रखा गया इसका जियाटिन, जो कहां से निकल रहा था? कोकोनट मिल्क से, कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल से। ठीक है, चलिए, तो अब हमारी ये सारी डेट्स लगभग सारी कंपाइल हो गई हैं। एनसीईआरटी 11th और 12th की जो एनसीईआरटी हैं, उन्होंने इतनी ही डेट्स को दिया हुआ है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और आप यूज कर सकते हैं इसको अपने लिए। ठीक है, और नहीं तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी डेट्स हैं जिनका पूरा यूज किया है एनसीईआरटी ने। हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन आपके इस साल नीट में आ जाएं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2 पेज आपके 8 नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको समझ में आया होगा और अच्छा रिवीजन भी होगा। हैव अ नाइस डे।